अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। 23 मार्च 1940 एक तारीख साज और एक अहद साज दिन, जिस दिन बरे सग़ीर के मुसलमानों ने दो टोक अल्फाज में अपने लिए एक अलहदा मुमलिकत का मुतालबा किया था ताकि वो एक पुरसकून अंदाज में वहाँ पे ज़िंदगी गुजार सकें। एक ऐसी रियासत की तश्कील जिसके नतीजे में मुसलमानों को बराबर के मौक़े मुयस्सर हों और ऐसा मुल्क जिसका समाजी ढांचा जो है वो इंतहाई मजबूत हो। लेकिन इन 75 सालों के गुजरने के बाद हम शायद वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। आज भी सियासी बहरान है, आज भी आइनी बहरान है, आज भी इक्तसादी बहरान है। इन सालों में चेहरे बदलते रहे, इक़्तिदार के अवानों में लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन मसाइल जूं के तूं ही नहीं रहे बल्कि बढ़ते रहे। अगर आप एक नज़र दौड़ाएं और हर दौर का अगर आप जायज़ा लें तो ये तीनों मसाइल जो हैं आपको अखबारात की शय सुर्खियों की, तबसरों की और कॉलमों की जीनत जो हैं वो बनते दिखाई देंगे। एक वावेला जो है वो अवाम में भी आपको दिखाई देगा। एक जैसी डगर है, एक ऐसा रास्ता हमने अपनाया है कि जिसमें दिखाई ये देता है कि तब्दीली की कोई गुंजाइश जो है वो हमने नहीं छोड़ी। शायद इसकी वजह ये थी कि हमारी अशरफिया जो है वो ज़ाती मफादात में घिर गई और अवामी मफाद और मुल्क की तकाज़े जो हैं वो पसे पुश्त चले गए। ये नहीं कि बहुत कुछ ख़राब रहा, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ। ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है वो एक एटमी क़ुव्वत बना, अपनी दफ़ाई सूरत हाल को जो है वो मजबूत तर किया, लेकिन अंदरूनी मामलात जो हैं उसके अंदर भी तरक्की हुई, सनतें लगी, मोटरवेज़ बनी, जो लोगों की ज़िंदगियां थीं उनमें तब्दीली आई। जो 1947 की सूरत हाल थी शायद आज 2023 में वो नहीं है, लेकिन जो बुनियादी ढांचा जिसके ऊपर रियासत ने खड़े होना था वो जाहिर है कि उसमें बेहतरी की बजाय तनज़ली की तरफ हम जाते रहे। आज सियासी, मुआशी, आइनी, अदलो इंसाफ की सूरत हाल जो है वो एक तमाशे की सूरत में हमारे सामने है। ज़ाहिर है कुछ न कुछ खराबी कहीं ना कहीं तो हुई है। रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं जो है हमने ठोकर खाई है। क्या वजह क्या बनी है इन सालों में वो कुछ हासिल नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था, और आगे का नाक नक्शा जो है वो किस तरह तरतीब पाता हुआ दिखाई देता है, ये भी देखने की बात है। आज तकरीबात का इनेकाद हुआ। ज़ाहिर है जो सिविल एजाज़ात थे वो भी मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी में कारहाय नुमाया अंजाम देने वालों में तकसीम हुए, लेकिन हालात जो हैं वो शायद बेहतर नहीं हुए। हम ये दिन अक़ीदत और एहतराम से मनाते हैं, ऐद तजदीद का दिन है, लेकिन शायद हम सिर्फ दिन मनाते हैं। करना क्या है इसके बारे में ना सोचते हैं, ना अपने ज़हन को ज़हमत देते हैं। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम सज्जाद साहब, मुमताज़ कानूनदान हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट रहे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, मुमताज़ तज़िया निगार हैं। वसीम सज्जाद साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी मौजूदगी से ज़रा मैं ये फ़ायदा भी उठा लूँ और एक सियासी सवाल आपसे कर ही लूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये आइन शिकनी है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि जो उन्होंने अवामिल बताए हैं कि 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात नहीं हो सकते और वो आप 8 अक्टूबर को होंगे और नया शेड्यूल जारी किया जाएगा? आइन में तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि जब भी कोई असम्बली तहलील होती है तो 90 दिन के अंदर इंतखाब करवाना एक ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, और उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि किसी वजह से कि जी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी हो गई है या कोई ऐसी हालात हो गए हैं कि इसको इलेक्शन कमीशन इसको पोस्टपोन कर दे, इस किस्म की गुंजाइश नहीं है। तो ये जो इन्होंने फ़ैसला किया है, इन्होंने अपनी मजबूरियां बताई हैं और इसमें यकीनन नज़र आ रहा है कि हुकूमत और दूसरे इदारे उनसे ताउन नहीं कर रहे।
मसलन उनको अमले की ज़रूरत है, वो अमला नहीं मिल रहा, उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वो सिक्योरिटी भी कोई इदारा देने को तैयार नहीं है, उनको फ़ंड्स की ज़रूरत है, वो भी देने को तैयार नहीं है। तो ये मुश्किलात भी उनके रास्ते में हैं, जो कि इलेक्शन की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए एक रुकावट है। मुझे लगता है कि इसका जो ये सारे मामलात जो हैं, ये यकीनन सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट ख़ुद इसका नोटिस लेगा या कोई दरख्वास्त देगा, और उसमें सुप्रीम कोर्ट फिर ये फैसला करेगी कि इन हालात में सही रास्ता क्या है। तो यकीनन, यानी जिसको आपने कहा ना, यकीन शिकनी है, मैं शायद इतना सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूं, लेकिन आइन से डिपार्चर है, आइन के ख़िलाफ़ ये बात है। आइन की मंशा जो है उसमें 90 दिन का इलेक्शन होता है, उसके ख़िलाफ़ है। अब इसका एक नतीजा ये भी निकलता है कि जो अबूरी हुकूमत सिर्फ 3 महीने के लिए बनाई जाती है और वो ज़्यादा लंबी नहीं रखी जा सकती, क्योंकि उससे इख्तियारात बड़े कम होते हैं, वो मुल्की मफाद में पूरे अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उसकी जो मुद्दत है वो भी तवील हो गई है, और वो भी पाकिस्तान के जो निज़ाम है, आइन के मंशा के ख़िलाफ़ है। अच्छा, अब वसीम सजाद साहब आते हैं असल सूरत हाल की तरफ। ज़ाहिर है 23 मार्च 1940 हम बड़े जोश, जज्बे, अकीदत, एहतराम से मनाते हैं, लेकिन हम बजाय इसके कि जो हमारे वो अवामिल जिससे हमारे अवाम को फ़ायदा पहुंचना था, जिससे हमारे रियासती ढांचे को मजबूत होना था, जिससे कोई अवाम की ज़िंदगी जो है वो बेहतरी की तरफ जानी थी, वो तो तनज़ली का शिकार तसलसल के साथ होते रहे, और अब इस हद तक आगे हैं कि हम गर्दन गर्दन इस मसाइल की दलदल में उलझ गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या असबाब है, क्या मसला है, क्यों हम इस नहज तक पहुँचे? देखिए जी, ये अगर हम तारीख़ी जायज़ा लें तो यकीनन कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ कामयाबियाँ भी हैं जिसको मेरे ख़्याल में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मसलन जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था तो यहाँ कोई फैक्ट्री, 3-4 फैक्ट्रियाँ थी, शुगर मिलें थी, और कोई लंबी इंडस्ट्री नहीं थी। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो थी, 2-4 पंजाब यूनिवर्सिटी शायद पेशावर और कराची में थी, और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी। इसी तरह आपने भी ज़िक्र किया कि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत बन गया है। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है हमारे डिफेंस के लिए। अगर ये एटमी क़ुव्वत ना बनता तो इस वक्त हम बिल्कुल ही बेबस होते। हिंदुस्तान की जो यलगार है, हर किस्म का दबाव वो हम पे डाल रहे हैं। तो पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, ये हम नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो चीज़ सही नहीं हुई है वो ये है कि हमने जो अपने वसाइल थे वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए। कर्ज़ अगर ले लिया जाए तो वो तो बुरी बात नहीं होती, लेकिन कर्ज़ को अगर सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए और वो कर्ज़ फिर बढ़ता चला जाए, उसको हम वापस करने के पोजीशन में ना हो, तो फिर मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। इसी तरह हमारे जो एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम थी, इनकम कह लें, या जो पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला आ रहा था, वो था रेमिटेंसेस का। अब मेरे ख़्याल में 30 साल पहले भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये सारी उम्र नहीं चलेगा। जो हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर बैठे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वहीं पे रह जाएंगे, उनके बच्चे भी वहाँ पे होंगे, जवान हो जाएंगे, तो वो रेमिटेंसेस भी कम होती जाएंगी और बिल आखिर हो सकता है ख़त्म भी हो जाए। तो इसका भी सही इस्तेमाल नहीं किया गया। तो पहली चीज़ जो मैं ये कहूँगा, मैं समझता हूँ कि हर हुकूमत जो भी आई है वो जो मायार होता है गुड गवर्नेंस का, उस पे वो नहीं पहुंच सकी। और हमने वक्तन फ़वक्तन जो भी फैसले किए हैं वो ऐसे फैसले किए हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। तो मईशत, मेरा ख्याल है इस वक्त जो दो सामने हमें मसले नज़र आ रहे हैं। एक तो है कि मईशत का बहुत बड़े मसले हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त डॉलर तकरीबन 285 पे पहुंच चुका है। हमारे कर्ज़े जो है इतने ज़्यादा हैं कि कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि कैसे वापस होंगे। अब चूँकि हम माशी लिहाज से कमज़ोर हो चुके हैं, तो बाहर जो लोग बैठे हैं, ये जो इदारे हैं, वो अपना मैक्सिमम हम पे प्रेशर डाल रहे हैं। IMF जो है वो भी प्रेशर डाल रहा है।
दूसरे ममालिक भी प्रेशर डाल रहे हैं और हम मजबूर हो के कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा इस मजबूरी के तहत। तो एक तो मिसमैनेजमेंट गवर्नेंस का मैंने कहा, दूसरा मिसमैनेजमेंट इकोनॉमी की, और तीसरा ये है कि जी पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। हम पिछले 70-75 साल में ऐसा निज़ाम नहीं बना सके कि जो स्टेबल हो। आज भी इतने सालों के बाद यही सवाल उठ रहा है कि जी इलेक्शन अनाउंस करने का इख्तियार किसको है। गवर्नर साहब कहते हैं जी मैंने चूँकि तहलील नहीं की तो मेरा इख्तियार नहीं है, किसी और का है। फिर ये आता है जी कि 90 दिन में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कानून क्या कहता है। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो ना हो सके। मैं वसीम सजाद साहब आता हूँ जी। अब इसमें एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के तश्कील से लेके अब तक की जो सूरत हाल रही है, पाकिस्तान तकरीबन ऐसे सूरत हाल से दो चार रहा है कि एक सिक्योरिटी स्टेट ही रहा, और फिर उस सिक्योरिटी स्टेट ने जो है मार्शल लॉ का एक सिलसिला भी देखा और मुल्क दो लख्त भी हुआ। वो जो एक सिलसिला था, एक वहदत की बात की जा रही थी, हम आज भी लिसानी मजहबी ये सारे फ़रोई मामलात जो हैं उनमें उलझे हुए हैं। और जब ये बात हो जाए कि आपकी बाइंडिंग फोर्स सिर्फ एक रह जाती है, वो ना आपका आइन है, वो ना आपकी पार्लियामेंट है, वो ना सिर्फ अफवाज है, तो फिर वहाँ पे सूरत हाल कैसे पूरी प्योर डेमोक्रेटिक हो सकती है? बहुत शुक्रिया। नंबर एक, अपने इब्तिदाइये में आपने कहा कि हम वहीं खड़े हैं जहाँ पे हम थे। नहीं, मेरे ख्याल में हम 60 और 70 की दहाई में जहाँ थे हम उससे बहुत पीछे चले गए हैं। वसीम सजाद साहब ने बड़ी पते की बात कही कि हम कर्जे जब लेते हैं तो उन कर्जों को वापस भी करना होता है और डेवलपमेंट भी करनी होती है। आई थिंक डॉक्टर इशरत हुसैन ने एक बड़ी अच्छी जगह पे कहा था कि अगर हम कर्जे लेते हैं तो साउथ कोरिया, सिंगापुर, इन जैसे इलाकों की तरह उनको हमें इंटेग्रिटी के साथ खर्च करना पड़ेगा। और याद रखिएगा नदीम साहब कि आज तक हमने एक लीडर नहीं देखा पॉलिटिकल और मिलिट्री जिसने अपने मुंह से ये लफ्ज इंटेग्रिटी कहा हो। चे जाए कि वी शुड लिव दिस कॉन्सेप्ट, वी शुड आर्टिकुलेट दिस कॉन्सेप्ट। ये नंबर एक। नंबर दो, मेरे ख्याल में हमारा जब हमने करारदाद मकासद बनाई और तकरीबन 80 साल 83 साल हो गए हैं, 76 साल हमें आज़ाद हुए हो गए, इस आइन को हो गए हैं 50 साल। मेरे ख्याल में बड़ा बाइस शर्म है कि हमने क्या किया। एक कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखूंगा। क्लॉज़विट्ज़ एक बहुत बड़ा गुरु रहा है नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी का। उसने कहा था वॉर इज एन एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसी, मीनिंग देयर बाय कि जंग जो है एक तसलसल है किस चीज का, पॉलिसी का। बाय कॉरलरी अमन भी तसलसल है पॉलिसी का। पॉलिसी में अगर हमने कौमियत या नेशनलिज्म को अपना कोर कॉन्सेप्ट बनाया है, याद रखिए कि कुरान पाक, जिना कायद आज़म मोहम्मद अली जिना अपनी 11 अगस्त की स्पीच में, और अल्लामा इकबाल अपने इलाहाबाद एड्रेस में, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक मदीना और आखिरी खुतबे में नेशनलिज्म को बुरा कहा है। हत्ता कि कुरान पाक में 64वीं आयत है आले इमरान की, जो कि अल्लामा इकबाल कोट करते हैं और कहते हैं, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन अहले किताब से कह दो आओ एक अल्लाह पे इकट्ठे हो जाएं। यकीन कीजिए कि हमने मैं अपनी बहुत सारी वर्कशॉप्स में बात करता हूं और हर कोई कहता है कि ये चीज़ बैनुल अक़वामियत, कौमियत का दर्स नहीं देती। द नेट रिजल्ट इज कि हम में से हर कोई कहता है, जो लॉयर्स हैं वो कहते हैं हम बहुत बड़े लोग हैं, पंजाबी कहते हैं हम बहुत बड़े लोग हैं। हमारे लिए इस्लामिक और पाकिस्तानी नेशनलिज्म एक हमारे बुनियादी अकीदा बन गया है। अगर हम लोग एज पर कुरान, एज पर इलाहाबाद एड्रेस नहीं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम में से किसी ने, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, हमारे लॉयर्स हैं, हम लोग फौज में हैं, किसी भी स्टाफ कॉलेज मैं बहुत ये काम कर चुका हूँ,
अपने स्कूलों में, अपने स्टाफ कॉलेजेस में, वॉर कॉलेजेस में, एनडी कोर्सेज में ये हम नहीं पढ़ाते। और अगर हम ये करते रहेंगे तो जिस तरह से बंगाली हमसे अलहदा हो गए, अल्लाह ना करे आज हम मुहीब खतरात में हैं कि पाकिस्तान वहीं पे आके खड़ा हुआ है जहां पे सन 71 में था। इट कैन स्लिप आउट ऑफ आवर हैंड। और हम अगर बेसिक्स के पास नहीं जाएंगे तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती करेंगे। करेंगे। और अगर मसूद हम अख्तर कहें साहब, कि हम सबसे बड़े हैं बाकी छोटे हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक। वसीम सज्जाद साहब, आपने एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब की बात सुनी। हालात और वाक़यात जो हैं वो ज़ाहिर है कि एक वक्ती उबाल का नतीजा नहीं होते हैं। उसके पीछे एक तसलसल होता है। एक चीज़ें जो होती हैं वो रूनुमा हो रही होती हैं। और आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ये हमारे उन्हीं अमाल का जो है वो नतीजा है। आज आईन पाकिस्तान भी मौजूद है, आज एक गवर्नेंस का ढांचा भी मौजूद है, और आज सियासी जमातें जो हैं वो भी एक बड़ी ताकतवर हैसियत के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ना गवर्नेंस है और ना हुकूमत चलती है। ये सही कहा आपने जी। ये देखिए ना, इसके जो मस्बत पहलू हैं, मेरे ख्याल में उनका भी जिक्र करना चाहिए कि पिछले 75-76 सालों में कुछ चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में जो बेहतर हुई हैं। मसलन जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के अंदर ख़तरा था कि जी शायद पाकिस्तान टूट ना जाए। हिंदुस्तान वाले तो समझते थे कि ये तो चंद महीनों की बात है, ये पाकिस्तान कायम नहीं रह सकता। बैरून मुल्क भी इस किस्म के तबसरे आ रहे थे। आज माशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत है। और वो जो शुरू की जो चीज़ें नज़र आ रही थी कि जी पख्तूनिस्तान का इशू था, ग्रेटर बलूचिस्तान का इशू था, कौम बटी हुई थी, वो चीज़ें आज अगर ख़त्म नहीं हुई तो बहुत कम हो गई है। मसलन उर्दू ज़बान जो है वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के हर इलाके में समझी जाती है, बोली जाती है, और ये लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। दूसरा, हमारा जो लिबास है उसने भी इकट्ठा किया है। मज़हब पहले ही था। फिर हमारे जो इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट है, लोग कराची के लोग कहीं और जाते हैं, तो इससे भी एक जो कौमियत है या कौम है वो बनने में मदद मिली है। लेकिन जो पाकिस्तान के मनफी चीज़ें हैं वो यही हैं कि आज भी हमने सही माशी पॉलिसी हम तश्कील नहीं दे सके। और वो तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने ख़र्चे कम नहीं करते और इनकम को बढ़ाते नहीं हैं। उसमें हमें तकलीफ़ भी होगी, हमें मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो आज जो मुश्किलात हैं वो 10 गुना ज़्यादा हो जाएंगी अगले साल, उसके बाद हो जाएंगी, और मेरे ख़्याल में ये इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह कुछ बेहतरी आई है सियासी कल्चर में। मेरा हाल ये खुश आइंद है कि मार्शल लॉ के आज कोई बात नहीं कर रहा, खुदा ना करे कि ऐसे हालात हों। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ मजबूत हो गई हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, सेनेट है, कौमी असम्बली है, वो काम कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें बेहतरी आ रही है। और जितनी ये सियासी इदारे मजबूत होंगे पाकिस्तान मजबूत होगा। जिस तरह जो एक कोताही हमसे हुई है वो ये है कि बांग्लादेश के कट जाने के बाद हमें कुछ जो सबक सीखने चाहिए थे वो शायद हमने नहीं सीखे। आज भी हमारे बलूचिस्तान के भाई बहनें शिकवा करती हैं, शिकायत करती हैं कि जी वसाइल के बावजूद वो बहुत पीछे हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। वहाँ हमें एक पॉजिटिव एक एटीट्यूड के साथ वहाँ डेवलप करने की ज़रूरत है। इसी तरह दूसरे जो सूबे हैं, हर एक सूबे को उसके हिस्से के मुताबिक, और हिस्से को इतनी अहमियत नहीं दूंगा, ज़रूरत के मुताबिक उसमें डेवलपमेंट करनी चाहिए ताकि सारे महसूस करें
कि जी हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमें पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उसका फ़ायदा हो रहा है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब ये ईस्ट जर्मनी को वापस वेस्ट जर्मनी के साथ जोड़ा गया था, तो ईस्ट जर्मनी बहुत पीछे था। तो वेस्ट जर्मनी वालों ने एक सेक्रीफाइस करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके ईस्ट जर्मनी को अपनी लेवल पे लाने के लिए कोशिश की और बहुत हद तक कामयाब हो गए। हमें भी ये करने की ज़रूरत है। और मेरे ख़्याल में अगर हम सही पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डेवलपमेंट की छोटे सूबों के लिए भी रखें, तो हमारे ये जो माशी हालात हैं, जितने आज ख़राब हैं शायद इतने ख़राब ना ना हो। हो। मैं आता हूँ वसीम हर सज्जाद साहब सूबा जी, मैं वसीम सज्जाद साहब आता हूँ। इससे पहले कि ये इस माशी सूरत हाल पर जाया जाए, मार्शल साहब ये फरमाइएगा कि जो हमारी सूरत हाल रही है, जैसे मैंने कहा कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट पहले दिन से ही बन गए और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की कभी बिलवास्ता और कभी बिला वास्ता और कभी बराह रास्त मुदाखलत का अमल जो है वो शुरू हुआ। आप क्या समझते हैं, अगर ये मुदाखलत ना होती और जमहूरी कल्चर जो है वो मजबूत हो जाता तो मामलात बेहतर हो जाते, या आप ये समझते हैं कि हालात जो थे वो इस नहज पर आ जाते थे कि फिर चाराकार कोई नहीं रहता था? क्या मतलब बुनियादी वजह क्या थी? और अब भी जो बात की जाती है कि और अब तो बहुत ज़्यादा इस ये सूरत हाल यहाँ तक आ पहुँची है कि इदारे जो हैं वो बदतरीन तनकीद का निशाना बन रहे हैं, तो ये क्या प्रेशर कुकर में जमा हुई स्टीम निकल रही है? बेशक जो कुछ आप कह रहे हैं उसमें डेफिनेटली लॉजिक और राशनल है, लेकिन मैं एक और जाविये से इसको देखना चाहूँगा। जो आर्टिकल 4 है, जिस रेजोल्यूशन को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सॉरी जो जो लाहौर का रेजोल्यूशन था, मगर जो 23 मार्च का रेजोल्यूशन था, उस रेजोल्यूशन के बाद जब करारदाद मकासद आई तो उसके आर्टिकल 4 में 5 प्रिंसिपल्स लिखे हुए थे। और मैं बिलखुसूस वसीम सज्जाद साहब, हम तीनों में एल्डेस्ट हैं, और उनकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा जहाँ पे कि फ्रेमर्स ने एक बड़ी स्पेसिफिक चीज़ कही थी। उन्होंने कहा था वेयर एज द प्रिंसिपल्स ऑफ डिफेंस सॉरी ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस, और जुबान आखिर में वसीम सज्जाद साहब है, शैल बी फुल्ली प्रैक्टिस, शैल बी फुल्ली ऑब्जर्व। इसमें फ्रेमर्स ने कोई रूम नहीं छोड़ा था, कोई जगह नहीं छोड़ी थी कि कोई प्रैक्टिस ना करे। चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सर्विसेज चीफ्स हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, उनको ये 5 चीजें प्रैक्टिस करनी। क्यों नहीं प्रैक्टिस हुई? नंबर 1, हम सोचने वाले लोग नहीं हैं। नंबर 2, स्कूल में हम नहीं पढ़ाते। नंबर 3, और मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं, मैं चीफ इंस्पेक्टर नेशनल डिफेंस कोर्स रहा हूं, हम वहां पे भी नहीं पढ़ाते, क्रिटिकली बिल्कुल नहीं पढ़ाते। और अगर मेरी दरखास्त होगी वसीम सज्जाद साहब से कि अगर इंटेग्रिटी हमने दिखानी है, और इंटेग्रिटी खाली ऑनेस्टी नहीं है, सच बोलना नहीं है, डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नॉट बीइंग सीन, कोई नहीं देख रहा तब भी ठीक करना है। नंबर 1 जो ठीक करने की चीज थी, हमें ये पढ़ना और पढ़ाना चाहिए था। नंबर 2, मेरे ख्याल में वसीम सज्जाद साहब अगर थोड़ी सी हिम्मत करें, टेक इट टू द चीफ जस्टिस एंड बोलेंगे जी इसका सो मोटो नोटिस लें, ये 5 वैल्यूज नहीं प्रैक्टिस हो रही। जो वजह आपने बताई कि प्रेशर कुकर सिचुएशन, वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन चाहे फौजी क़यादत हो, चाहे सिविलियन क़यादत हो, उनको इंटेग्रिटी दिखानी है। नंबर 1। नंबर 2, दे हैव टू इंश्योर देयर इज नो रूम फॉर चेंज इन दिस। इसमें गुंजाइश नहीं है कि ना किया जाए। डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हुआ। आज के लोगों को वसीम सज्जाद साहब, आई एम सो ग्लैड कि वो हम दोनों को पॉजिटिव इसके जो वो चीजें दिखाना चाहते हैं। मगर वंस अगेन आई इन द एंड रेफर टू क्लॉसविट्स। क्लॉसविट्स ने कहा था अपना स्ट्रेटेजिक, ग्रैंड स्ट्रेटेजिक लेवल ठीक कर लो, तस्वीराती लेवल ठीक कर लो, ऑपरेशनल टैक्टिकल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। टैक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल पे आप लड़ते रहोगे, आप जो मर्जी करते रहो, आपका स्ट्रेटेजिक लेवल ठीक नहीं हो सकता। स्ट्रेटेजिक लेवल डिफाइन हुआ है इन 5 वैल्यू से। मेरे ख्याल में ऑनरेबल चीफ जस्टिस मस्ट टेक नोटिस ऑफ दिस,
सारे इदारों को बोलें कि इन 5 को फॉलो करें, सारे इदारों को बोलें इंटेग्रिटी के साथ फॉलो करें, अदरवाइज दी थिंग कैन गो फ्रॉम बैड टू वर्स। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक। वसीम सज्जाद साहब, ये फरमाइएगा कि हम आज भी आइनी बहरान की बात करते हैं, आज भी ये कहते हैं कि हम आइन के मुताबिक चीज़ों को नहीं देखते हैं। हर कोई जो है वो आइन को अपने मुताबिक पढ़ना चाहता है और उसका नतीजा जो है वो अपनी ख्वाहिशात और अपने मफादात के तकाज़ों के तहत जो है वो चाहता है। ये सिलसिला आज का नहीं है और ये सिलसिला जो है ये पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गया था। वजह क्या है कि हम कम अज़ कम किसी मुकाम पे, किसी मरहले पर इस चीज़ को तो इम्प्लीमेंट कर पाते नहीं हो पाई। ये जी, मैं तो यही कहूँगा कि हमारी बदकिस्मती है कि 75-76 साल के बाद भी, और ख़ुसूसन ये जो आइन है ये तो 50 साल पुराना आइन हो चुका है, इसमें जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो हर कोई अपने मफाद को सामने रखते हुए आइन की तशरीह कर देता है। तो ये मसूद अख्तर साहब ठीक कह रहे हैं मेरे ख़्याल में कि बहुत भारी जिम्मेदारी आती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे। इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स निकल के कुछ ना कुछ इक़दाम लेने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट आम तौर पे कई चीज़ों पे मुदाखलत नहीं करता, लेकिन जब मुल्क के हालात ऐसे हो जाएं कि जब बाकी इदारे अपने काम नहीं कर रहे और मुल्क जो है एक डिज़ास्टर की तरफ जा रहा है, मुल्क जो है एक तबाही की तरफ जा रहा है, तो मेरे ख़्याल में हमारे जो इदारे हैं, सारे इदारे, लेकिन बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को इन हालात को सामने रखते हुए कुछ न कुछ मुदाखलत करनी पड़ेगी। अब ये वसीम सज्जाद साहब एक सेकंड, जब मामला यहाँ तक आ जाए कि पार्लियामेंट जो है उसमें साबिक चीफ जस्टिस की तस्वीरों के साथ एहतजाज किया जाए, जजों की जो इंटेग्रिटी है वो ऑडियो लीक्स के नतीजे में सवालिया निशान बन जाए, उस पर कोई तहकीकात भी ना हो और इखलाकी सतह जो है वो भी अब निचली तरीन सतह पर आ जाए, तो फिर मामलात जो हैं वो एतमाद की वो फ़िज़ा कैसे पैदा होगी जिसमें ये मामलात टैकल हो सकें? देखें जी, ये जो ऑडियो लीक्स हैं, एक तो चीफ जस्टिस साहब ने उसी दिन एक रिमार्क दिया कि भी इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और हमें सब नज़र आ रहा है कि इसके पीछे सियासी मकासद है। यानी ये मामला पहले क्यों नहीं आया? ये जो चीज़ें निकल रही हैं इस वक्त, वो जो सियासी पार्टियां हैं या सियासी फोर्सेस हैं, वो अपने मकसद को सामने रखते हुए ऑडियो लीक कर देती हैं ताकि उसका फ़ायदा उठाया जाए, और इससे हमारे इदारों की बदनामी होती है, हमारे जो आला ओहदेदार जुडिशरी की उनकी बदनामी होती है, और जो सफ़र करते हैं वो हमारे इदारे करते हैं। मेरे ख़्याल में इसकी ज़रूर, मेरे ख़्याल में जब चीज़ सामने आ जाए तो तहकीकात तो होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने ये कैंपेन शुरू की है और गलत शुरू की है उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इन चीज़ों को आइंदा के लिए एक्सप्लॉइट ना किया जाए, क्योंकि इनकी एक्सप्लॉइटेशन से मुल्क भी कमज़ोर होता है, इदारे भी कमज़ोर होते हैं, लोगों का एतमाद उठ जाता है, और ये जब एतमाद उठ जाता है तो मुल्क की जड़ें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो मेरे ख़्याल में इस पर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसमें कोई ना कोई पेशरफ्त करनी चाहिए। अच्छा, इसमें अब एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब ये फरमाइएगा कि आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, मतलब हम गर्दन तक दलदल में धंस चुके हुए हैं और हालात इस नौइयत के हैं कि रास्ता कोई सुझाई नहीं दे रहा है, हर कोई अपनी नौइयत की और अपनी तरस की टामकटोइयाँ ही मार रहा है। ऐसे हालात में आप समझते हैं कि देयर पॉजिटिव वे अहेड है
पहले आप, फिर यही सवाल मैं वसीम सज्जाद साहब से करूँगा। देयर इज अ वे फॉरवर्ड, मगर उससे पहले मैं आप दोनों मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट में आपकी तवज्जो दिलवाऊंगा। मैं चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन हूँ AJK का। दो डॉक्टर बच्ची आई हमारे पास इंटरव्यू के लिए, तो हमने उनसे सवाल पूछा कि आपको आर्टिकल 1 पता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को? उनका हाँ पता है। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, वैधानियत अल्लाह के लिए। मैंने कहा वेस्ट में, हमने कहा वैधानियत किसके पास है? उन्होंने कहा वहां पे तो लोगों के पास है। हमने कहा कि जी मटीरियल तरक्की की किसने की ज्यादा? क्योंकि वो तो उन्होंने की। हमने कहा मॉरल तरक्की किसने की? वो बड़े डिफेंसिव हो गए। मेरा पूरा जो कमीशन है वो भी डिफेंसिव हो गया, मगर हमारा कंसेंसस है वो भी उन्होंने की। फिर हमने कहा स्पिरिचुअल तरक्की किसने की? वो भी उन्होंने की इवेंचुअली। तो मेरे ख्याल में मगर इसकी कुछ इस आर्टिकल को छेड़ा नहीं जा सकता। मगर मैं तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा कि स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर वंस अगेन ऑनरेबल वसीम सज्जाद साहब की आर्टिकल 5 और 6 में जो हमने मुसलमानों और गैर मुसलमानों के लिए एक स्ट्रेटेजिक उनके तयन कर दिया हैसियत का, मुसलमानों के लिए हमने लिख दिया एनेबलिंग एनवायरनमेंट शैल बी प्रोवाइडेड, और गैर मुसलमानों के लिए याद रखिए कि हमने लिख दिया ओनली एडिक्वेट अरेंजमेंट शैल बी मेड। यहाँ पे जब हमने एक तफरीक डाल दी तो ये इसमें मुज़मिर है हमारी बहुत सारी तबाही का। जब हमने टोटल ह्यूमन इक्वालिटी निकाल दी तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में इन चीज़ों को छेड़ा नहीं जा सकता, मगर जो आर्टिकल 4 का जो मैंने रिक्वेस्ट किया वसीम सज्जाद साहब को, ये डेफिनेटली इनको ले जाना चाहिए चीफ जस्टिस साहब के पास। लेकिन जो किया जा सकता है क्या, टू इंश्योर टोटल ह्यूमन इक्वालिटी, हमें जो कौमी सलामती पॉलिसी की यूनिवर्सल पैराडाइम है उसमें नंबर 1 हमारी कॉमन या नेशनल आइडेंटिटी हमें तय करना चाहिए कि क्या हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं या इस्लामिस्ट हैं। नंबर 2, हमारा मुश्तरका कौमी मकसद क्या है? दैट टाइज अस टुगेदर, शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीफ। जिस तरह से कि अमेरिका का लाइफ लिबर्टी परसूट ऑफ हैप्पीनेस है, फ्रांस का इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी है। तो मैं सबमिट करूंगा वंस अगेन आपको, मगर ज्यादा वसीम सज्जाद साहब को, कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस, वजीर आजम सदर से लेके नीचे प्लम्बर तक सबको और हम सबको काम करना चाहिए जब तक के हम ये पांचों, इसको एब्रीविएट करके 3 किया जा सकता है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की तरह। और नंबर 3, हमें 4-5 वाइटल नेशनल इंटरेस्ट, अहम तरीन कौमी मफादात का तयन करना इज आवर एब्सोल्यूट नेसेसिटी। आज मैंने ये वॉर कोर्स किया हुआ है, मैंने एनडी कोर्स हेड किया हुआ है। आई एम सॉरी टू से, आई एम टू ब्लेम। आज मेरे एक स्टूडेंट जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में जो आते हैं लॉयर्स, वो 4 कौमी मफादात का तयन नहीं कर सकते, तारीफ नहीं कर सकते, करना चाहिए। और उसके बाद पॉलिसी, मेन कोर्स ऑफ एक्शन में एक मिसाल देके ख़त्म कर दूंगा। अमेरिका ने 1950 में कंटेनमेंट 1 वर्ड पॉलिसी दी थी। 1 साल के अंदर हर अमेरिकी को पता था मैक्सिमम टैक्स डॉलर्स इसमें जाएंगे। याद रखिए, मैं आपके नाजरीन को बताना चाहता हूं, एक गोली नहीं चलेगी अमेरिका ने एंगर में, और एक दिन सोवियत यूनियन नहीं था। सो ये एक यूनिवर्सल पैराडाइम है, इसको फॉलो करना चाहिए। मगर उससे पहले हमें अपनी जो तस्वीराती या स्ट्रेटेजिक इंटेंट थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, उसमें कम अज कम डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस मस्ट बी इंश्योर्ड बाय एवरीवन एंड पीपल मस्ट टेक नोट। वसीम सज्जाद साहब, आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जी सईद अख्तर साहब। और इन जो असूल उन्होंने बताए, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, टॉलरेंस, मैं समझता हूँ इस वक्त जो सबसे बड़ी हमारे मुल्क के अंदर इंतशार आ रहा है वो ये है कि टॉलरेंस ख़त्म हो गई है। और टॉलरेंस न सिर्फ हमने आइन में लिखा हुआ है, हमें जो हमारा मज़हब भी यही तालीम देता है कि टॉलरेंस शो करो, बर्दाश्त शो करो। और वो जो बर्दाश्त और टॉलरेंस की जो वैल्यू है वो हमारे माशरे में तकरीबन नापैद हो गई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह हम आपस में लड़ते हैं, किस तरह मज़हब के बुनियाद पे आपस में लड़ते हैं, किस तरह कत्ल व गारत भी हो जाता है।
तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों पे सही कह रहे हैं, सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इसको हमने नज़रअंदाज किया हुआ है और यही वजह है कि हमारा मुल्क इन हालात पे पहुंच गया है। इस वक्त तो बाकी चीज़ों को छोड़ के पहले मेरा ख्याल में अगर हम इकॉनमी को ही सही कर लें तो बाकी जो मामलात हैं वो फिर आसानी हो जाएगी। इस वक्त तो मेरे ख्याल में हमारे जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो ये है कि अगर हमारी इकॉनमी बैठ गई तो क्या हमारा मुल्क सर्वाइव कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो ये बहुत बड़ा मसला है मेरे ख्याल में। इस पे तमाम सियासी पार्टियों को अपने इख्तिलाफात भुला के इस पे गौर करना चाहिए ताकि हमारा मुल्क बच जाए और जो हमें अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है वो उसको हम रख सके, कायम रहे। लेकिन इसमें वसीम सज्जाद साहब ये फरमाइएगा कि जो सियासी सूरत हाल है उसी पे डिपेंडेंट होती है इक़्तिसादी सूरत हाल। अगर सियासी इस्तेकाम नहीं है तो माशी इस्तेकाम किधर से आएगा? अब ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है और आज जो तकसीम है वो किसी नज़रियाती सोच की बिना पर नहीं है, वो किसी उस पे किसी पार्टी के हवाले से नहीं है। अब तो हमने सियासी तकसीम नफ़रत की बुनियाद पर कर दी है, तो उसका क्या इलाज है? जी, इलाज तो यही है कि हमारे जो लीडर हैं वो इस तरफ सोचें कि जी ये जो ज़ाती अंसर आ गया है सियासत में इसको नज़रअंदाज करें और मुल्क का सोचें, बैठ जाएं, इकट्ठे बैठें। ये जो सारे मसाइल हैं इनको हल करने के एक बहुत बड़ा जो तरीका है वो ये है कि सियासी पार्टियां बैठ के आपस में इन मामलात को हल करें। लेकिन बदकिस्मती है कि सियासी पार्टियां, सियासी लीडर बैठने को तैयार ही नहीं है और जब वो बैठने को तैयार नहीं है तो मसाइल बढ़ते ही जाएंगे। तो मेरी उनसे गुजारिश होगी कि पाकिस्तान की खातिर, आइंदा जो जनरेशन है उनकी खातिर मिल बैठ के इन मसाइल का हल निकालें। ये हम सबका पाकिस्तान है, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए हमें दी है, इसको कायम रखना, दायम रखना हम सबका फ़र्ज़ है। लास्ट 30 सेकंड है, लास्ट वर्ड्स क्या कहेंगे एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब? मैं आगे ले जाऊंगा वसीम सज्जाद साहब ने जो कहा, माशी तरक्की ज़रूरी है मगर एक कौम ना हुए वी कैन फॉरगेट अबाउट इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और एक कौम होने के लिए हमें सबसे पहले पाकिस्तानी होना चाहिए। अगर हम सबसे पहले देवबंदी हैं, मुसलमान और गैर मुस्लिम हैं नंबर 1, नंबर 2 मुसलमानों में देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले तशी हैं और बाकी लोग हैं, तो याद रखिए हम एक कौम नहीं हैं और हम लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे तो ना हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ना सियासी इस्तेकाम आएगा, ना मुआशी इस्तेकाम आएगा। एक पाकिस्तान और ये सब पाकिस्तानी हम बराबर होने चाहिए। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।